नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की ऊंचाइयों पर। जी हाँ, वहाँ की दो खास झीलें हैं ना, चंद्रताल और सूरजताल। बिल्कुल। और उनके आसपास उगने वाले पौधों की अनोखी दुनिया के बारे में हमारे पास एक हालिया स्टडी है। हाँ, जो पहली बार इस बर्फीले रेगिस्तान की वनस्पति का मतलब वहाँ क्या क्या उगता है उसका एक पूरा लेखा जोखा तैयार करती है। तो आज हम इसी स्टडी के जो मुख्य नतीजे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी, कि भाई इतनी मुश्किल जगह, इतनी ऊंचाई और ठंड में क्या उगता है, क्यों खास है ये सब। और ये वाकई हैरत की बात है। मतलब चंद्रताल है करीब 4300 मीटर पर और सूरजताल तो और भी ऊंची, लगभग 4800 मीटर। हाँ, और ऐसी जगह पर पौधों की 188 प्रजातियां और एक किस्म का मिलना, ये तो कमाल ही है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये जो उच्च ऊंचाई वाली आर्द्र भूमियां हैं, जिन्हें हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स या HAWs कहते हैं। हाँ, ये होती क्या है असल में, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, ये वो नम इलाके हैं जो 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं। अच्छा। जैसे दलदल हो गए, गीले घास के मैदान या फिर झीलें। इनका पानी आता है ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से। और लाहौल स्पीति तो है ही ठंडा रेगिस्तान, हिमाचल का सबसे बड़ा जिला भी है। जी हाँ, और ये हावज वहाँ की पहचान है। और एक और बात, चंद्र और भागा जैसी नदियाँ यहीं से तो पानी लेती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। तो इस स्टडी में क्या खास मिला? मतलब 188 प्रजातियां तो हैं, पर कोई पैटर्न दिखा? हाँ बिल्कुल। तो कुल 188 प्रजातियां और एक किस्म मिली जो 97 जेनेरा और 29 परिवारों में फैली हुई हैं। अच्छा। और इनमें से सिर्फ एक ही जिम्नोस्पर्म है, एफेड्रा इंटरमीडिया। बाकी सब यानी 187 वो फूल वाले पौधे हैं, एंजियोस्पर्म। और कोई परिवार जो ज्यादा हावी हो? हाँ, सबसे ज्यादा प्रजातियां एस्टेरेसी परिवार की हैं। हम इसे डेजी या सूरजमुखी परिवार के नाम से जानते हैं। अच्छा। उसकी कितनी मिली? कुल 27 प्रजातियां और एक किस्म। शायद इनके फूलों का डिजाइन या पानी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने का तरीका इन्हें ऐसी मुश्किल जगहों पर कामयाब बनाता है। दिलचस्प है। और दूसरे परिवार? इनके अलावा जैसे सरसों परिवार, ब्रासिकेसी, फिर कैरियोफिलेसी, जेंटियानेसी, घास परिवार, पोएसे, रैननकुलेसी, इन सब की भी काफी प्रजातियां हैं। और ये पौधे दिखते कैसे हैं? मतलब बड़े पेड़ वेड़ हैं क्या? नहीं, यहाँ वो मुमकिन नहीं है। ज्यादातर तो करीब 85% छोटी जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, जमीन से चिपकी हुई। बिल्कुल। फिर घास और उससे मिलती जुलती चीजें हैं, रश और सेज, वो करीब 14%। झाड़ियां तो बस नाम की हैं, सिर्फ 2 प्रजातियां। तो ये दिखाता है कि कैसे पौधों ने खुद को उस कठोर मौसम के हिसाब से ढाल दिया है। तेज हवा, ठंड। सही बात है। उनका छोटा कद उन्हें बचाता है। और क्या दोनों झीलों, चंद्रताल और सूरजताल के पास एक जैसे पौधे थे या फर्क था? फर्क था। चंद्रताल के पास ज्यादा विविधता मिली, 125 से ज्यादा प्रजातियां। सूरजताल के पास करीब 98। अच्छा खासा अंतर है ये तो। जी। करीब 33 प्रजातियां तो दोनों जगह मिली, पर ज्यादातर या तो चंद्रताल के लिए खास थी या सूरजताल के लिए। ऐसा क्यों? शायद ऊंचाई का फर्क या नमी की मात्रा, मिट्टी में कुछ अंतर, ये सब कारण हो सकते हैं। समझ गया। अब ये बताइए, क्या इनमें कोई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो दुर्लभ हैं या जिन पर खतरा मंडरा रहा है? हाँ, और यही सबसे चिंता की बात है। स्टडी में 6 प्रजातियों को संकटग्रस्त, थ्रेटेंड पाया गया है। 6? कौन कौन सी? इनमें से 3 तो कमजोर है, एकोनिटम वायोलेशियम, रियम स्पाइसीफॉर्म और रोडियोला हेटेरोडोंटा। और 2 तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, मतलब विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, कौन सी है वो? एक है अर्नेबिया यूक्रोमा और दूसरी सॉसूरिया गॉसिपिफोरा। इसे स्नोबॉल प्लांट भी कहते हैं। स्नोबॉल प्लांट, नाम से ही अनोखा लग रहा है। जी बिल्कुल, रुई के गोले जैसा दिखता है, चट्टानों के बीच में उगता है, बहुत दुर्लभ है अब। और एक है मशहूर ब्लू पॉपी, पपावा गाइलिल्मी वाल्डमारी, वो संकटग्रस्त है। ये तो वाकई चिंताजनक है। अच्छा, क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो सिर्फ हिमालय में ही पाए जाते, मतलब स्थानिक? हाँ बिल्कुल। स्टडी में मिली 17 प्रजातियां हिमालय क्षेत्र की मूल निवासी हैं और 2 तो पूरी तरह से स्थानिक हैं। कौन सी 2? एरिट्रिचियम नैनम और रेनिनक्यूलस त्रिवेदी। स्थानिक का मतलब है कि ये कुदरती तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिमालय में मिलती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। वाह, तो ये तो बहुत खास हो गई। जी हाँ, ये हमारी धरोहर है। तो जाहिर है इस तरह की स्टडी सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं होती होगी,
इसका असली मकसद तो संरक्षण से जुड़ा है ना। निश्चित रूप से ये हमें एक बेसलाइन देता है कि वहाँ क्या है जिसे बचाना है। ये HAWS इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का स्रोत है, कार्बन जमा करती हैं, बहुत से जीवों का घर है। लेकिन इन पर खतरा भी है। बहुत ज़्यादा। जलवायु परिवर्तन का असर तो है ही, साथ में मानवीय गतिविधियां भी, जैसे बहुत ज़्यादा चराई, भेड़ बकरियों की। हाँ, फिर टूरिज्म का दबाव बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। ये सब उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। और ये जगह तो वहाँ के लोगों के लिए शायद पवित्र भी होंगी। हाँ बिल्कुल, उनका सांस्कृतिक महत्व भी है और कई लोगों की रोजी रोटी भी इनसे जुड़ी है। तो फिर समाधान क्या है? स्टडी कुछ सुझाव देती है। जी, सबसे जरूरी है एक ठोस संरक्षण रणनीति जिसमें टूरिज्म को रेगुलेट किया जाए, चराई का प्रेशर कम हो। कैसे? चराई पर रोक लगाकर। शायद पूरी रोक नहीं, पर उसे मैनेज करना, जैसे बारी बारी से अलग अलग इलाकों में चराई की इजाजत देना, और जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके लिए खास प्लान बनाना। लेकिन सबसे जरूरी है वहां के स्थानीय समुदायों को साथ लेना। उनका पारंपरिक ज्ञान, उनका जुड़ाव, ये बहुत मायने रखता है। सही बात है, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, वन विभाग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को मिलकर काम करना होगा। तो कुल मिलाकर लाहौल स्पीति की ये ऊंची ठंडी झीलें और उनके आसपास का इलाका बाहर से भले बंजर लगे, हाँ, पर अंदर पौधों की एक छुपी हुई विविध दुनिया संजोए है। कई अनोखी कीमती प्रजातियां वहां मौजूद हैं। जी, और उनका संरक्षण सिर्फ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए, पानी के स्रोतों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है ना। हाँ, सोचने वाली बात है। हम जानते हैं कि चंद्र और भागा जैसी बड़ी नदियाँ इन आर्द्र भूमियों पर, इन HARWs पर निर्भर हैं। तो इन ऊंचे पहाड़ों पर जो ये नाजुक पौधों के समुदाय हैं, उनका संरक्षण, या अगर वो नष्ट होते हैं तो उसका असर नीचे बसे लाखों लोगों तक पहुंचने वाले पानी पर भविष्य में कैसे और कितना पड़ेगा। ये जुड़ाव वाकई बहुत गहरा है और इसे और समझने की जरूरत है।